हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे किरण बुक, जिसमें बिहार के सभी एग्जाम का क्वेश्चन दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें 8360 प्लस एमसीक्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर रहेगा 32। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा 759। भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है। इसमें से बताना है कि भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है। तो देखते हैं, जीवन के अधिकार ये है और स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार ये नहीं है। तो इसमें से 1 और 2 हो जाएगा। भारत का लोकतांत्रिक अधिकार जीवन का अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21 में, और स्वतंत्रता का अधिकार इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 19 में। तो इसमें से 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या हैं। तो लोकतंत्र की जो उपलब्धि है ये हो जाएगा लोक कल्याण और लोकतांत्रिक सरकार। इसमें से 2 और 3 दोनों सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है। तो ये हो जाएगा, पारी पारी देख लेते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल ये तो है। सबके लिए शिक्षा ये भी लोकतंत्र का फल है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये नहीं है। तो इसमें से 1 और 2 सही है। किसके बारे में? तो लोकतंत्र का एक आर्थिक फल के बारे में। तो इसमें हो जाएगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, उसके बाद हो जाएगा सबके लिए शिक्षा। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है। तो भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती हो जाएगा वैचारिक ध्रुवीकरण, उसके बाद आर्थिक ध्रुवीकरण और उसके बाद क्षेत्रीय ध्रुवीकरण। इसमें से हो जाएगा सभी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किसके बारे में? तो लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती के बारे में। इसमें हो जाएगा सभी। ये सभी क्या है? तो ये भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है। वैचारिक ध्रुवीकरण, आर्थिक ध्रुवीकरण और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है। किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद का एक विशेषता है। तो ये हो जाएगा साम्यवादी, ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है। कह रहा है किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा उपयुक्त में से, कहेंगे ये तीनों जो है लोकतंत्र और पूंजीवाद, उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है। ये कोई नहीं कहा था, ये सभी अपनी अपनी अलग अलग राय दिए थे। जैसे कि हर्बर्ट साइमन, जॉनसन वेल्डन, उसके बाद रामसे म्यूरे, ये तीनों अलग अलग अपने अपने राय दिए थे। आगे बढ़ते हैं, 765 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है। तो देखते हैं, इसमें से हो जाएगा शक्ति का पृथकीकरण, यही नहीं है। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये है। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3 सही है। किसके बारे में? तो संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता के बारे में कह रहा है। कौन सा नहीं है? तो शक्ति का पृथकीकरण इसमें नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा 1। शक्ति का पृथकीकरण संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है। और इसकी बुनियादी विशेषता हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आंसर 1। आगे देखेंगे, 766 है, भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन हो जाएगा 2। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इनके बाद 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये एक ऐसा जो अध्यक्ष थे ये अस्थायी थे, और इनको संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष भी बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका ये अध्यक्षता किए थे।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस संस्था का करेक्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है? तो ये माना जाता है संसद को। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, 768 है लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो लोकतंत्र से तात्पर्य हो जाएगा लोगों का शासन। इसमें लोगों को एक विशेष व्यक्ति को चुनने की आज़ादी होती है और कुछ गड़बड़ होने पे उनको हटाने की भी आज़ादी होती है। तो लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो लोगों का शासन, यानी ऐसा देखा जाए कि लोग ही शासन करते हैं किसी व्यक्ति यानी मुख्य व्यक्ति को चुनकर। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 769 है राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो राष्ट्रीय जनता दल है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1997 में। और ये जनता दल से अलग होकर इसका स्थापना हुआ था। कौन किए थे? तो लालू प्रसाद यादव किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया है। तो संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। संसदीय प्रणाली कहेगा तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार या न्यायपालिका लिया गया है अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कर है कि राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो आयु सीमा है कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। वही लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष उम्र सीमा चाहिए। और वही वोट देने के लिए कितना न्यूनतम वर्ष होना चाहिए? तो 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन हो जाएगा 3। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो इसमें धर्म, मूल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 में कहेगा तो इसमें लोक नियोजन की व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी कह रहा है कि भारत के संघ की राजभाषा होगी। ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्मित कर दिया गया था? तो यह निर्णय लिया गया था 1949 के समिति में कि हिंदी जो है संघ की राजभाषा होगी। किस समिति के द्वारा? तो ये प्रारूप समिति के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 774 देखेंगे निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो बारी बारी देखते हैं। न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। ये जो कथन है सही है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। ये भी सही है। इसके बाद हो जाएगा एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनः जीवित किया जा सकता है। यही गलत है, क्योंकि एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनः जीवित किया जा सकता है, यानी कि ये जो है नहीं किया जा सकता है। ये इसमें से 3 गलत है, बाकी सही हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, उपयुक्त में से 1 से अधिक। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की परीक्षा हुआ था 2024 वाला, ये सब क्वेश्चन है। और थोड़ा अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें लेवल थोड़ा हाई ही हो गया है। चलिए देखते हैं, 775 है निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो ये हो जाएगा चबहार समिति। ऑप्शन हो जाएगा 1, चब्बेहार समिति। और जो दल बदल विरोधी आंदोलन है ये 52वां संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था 1985 में। कब पेश किया गया था? तो 1985 में। इसका उल्लेख कहेगा किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे, 776 हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? जो भारत के नए संसद भवन है उसे देश को कब समर्पित किया गया? 28 मई 2023 को। ऑप्शन हो जाएगा 1।
28 मई 2023 को। इसमें लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं, तो 888 को सीट है और राज्यसभा के लिए 384 है। टोटल संसद में कितने सीट है, तो 1272। लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। तो भारत के जो संविधान है अनुच्छेद 1 देश को क्या बनाता है, तो ये राज्यों का संघ यानी कि एक संघ बनाता है। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 778। निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे, तो भाषा के आधार पर बहुत सारा राज्य का क्या किया गया था, गठन किया गया था, जिसमें हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक और भी ऑप्शन देखते हैं। ये तो सही है, बाकी आपसे पूछ देगा कि भाषा के आधार पे प्रथम राज्य कौन सा है जिसका गठन किया गया था, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 पर और ये भाषा के आधार पे गठन होने वाला प्रथम राज्य है। बाकी सब देख लेते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के गठन किया गया था, तो महाराष्ट्र भी और गुजरात भी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ये सभी राज्य जो है ये भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, 779 हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया, यानी कि प्रस्तावना को कौन राजनीतिक कुंडली कहे थे, तो ये कहे थे के मुंशी। किसके द्वारा कहा गया था, के मुंशी के द्वारा। ये संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे और केवल संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में और इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 781 है, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है, तो अपने देश में जो सामाजिक विभाजन होता है इसमें कह रहा है राजनीति में निम्न में से कौन कारक है, तो देखते हैं, राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण। ये सही है क्योंकि राजनेताओं कोई समाज को क्या समुदाय को लेकर अपनी मांग उठाते हैं, इसके प्रति दृष्टिकोण सभी का अलग होता है, तो ये भी विभाजन के कारण हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, सरकार के विभिन्न समूहों को मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, ये भी हो सकता है। भारत में लोगों को अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, ये भी हो सकता है। ये सब कारण है सामाजिक विभाजन होने का, ये राजनीतिक कारण है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ेंगे, 782 है, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है, तो देखते हैं कि कौन सा मुख्य तत्व है जो कि भारतीय राष्ट्रवाद अपने में समाहित रखता है। तो देखते हैं, एक हो जाएगा देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा, उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रीय पहचान की भावना को और उसके बाद गर्व एवं एकता की भावना को। ये तीनों है, ये तीनों सही है, तो उपयुक्त में से हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 783 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया था, तो भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने बताया, आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, 784 हो जाएगा, 784 देखते हैं, कह रहा है कि राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। राज्य में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं, निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं, ये सही है। उसके बाद जो निर्वाचन है राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा हो जाएगा, निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तन को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, ये भी सही है। तो जो निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न से कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों जो कथन है निर्वाचन के बारे में सही था, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, एक से अधिक। 785 है, 785 देखेंगे,
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णीत किए जाते हैं? देखिए, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित विवाद है भारतवर्ष के अंतर्गत कर रहा है, किसके द्वारा इसे निर्णय लिया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 1। और ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 71 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे इसमें से, प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन हो जाएगा 1। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी थे संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन हुआ था 1993 में, और वही 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना हुआ था। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश ने अनुकरण नहीं किया था? तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश ने अनुकरण नहीं किया था? तो नहीं किया था इस्टोनिया और इराक। कौन नहीं किया था? इस्टोनिया और इराक। अब इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 4, 2 और 3, यानी कि 1 से अधिक। आगे बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार भारत में कैसा अधिकार है? सूचना का जो अधिकार है ये भारत में कैसा अधिकार है? तो सूचना का अधिकार हो जाएगा मूल अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा 1, और इसका उल्लेख मिलता है 19 के 1 में। वोट देने का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है आरटीआई कब पारित किया गया था? 2005 में, और पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 790 क्वेश्चन देखेंगे। 790 में है, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन कर रहा था कि भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यता यानी कि उसका जो शिक्षा है उसका योग्यता के अभाव में संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं उसके शिक्षा के बारे में, ये उसका संबंध देखना है कि कौन सही है कौन क्या है। विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। ये कह रहा है कि जो विधायिका के सदस्य हैं उनके जो शिक्षा है वो योग्यताओं के निर्धारण जो होता है वो मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने से अधिकार से वंचित कर सकता है। इसलिए संविधान में जो है शिक्षा के उतना महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए संविधान कहता है कि 90% व्यक्ति अगर शिक्षा से देखा जाए तो वो दर्शक के सुचेता होते हुए यानी कि उनके चिन्हित होते हुए भी उनको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे संविधान में उतना शिक्षा के लेकर अभाव नहीं दिया गया है, उसमें टैलेंट होना चाहिए कि देश को कैसे चला सकता है उसके बारे में ये बात कह रहा था। आगे देखते हैं, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताओं लोगों की समस्याओं एवं हितों का समझना है जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जा सकता है। ये कह रहा है कि विधायिका के सदस्य जो है उपयुक्त योग्यताओं को लोगों को समस्याओं हितों के समझना उनके मूल कर्तव्य होगा, जिसे उस समझे कैसे समझते हैं जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा यानी कि प्रत्येक जो 5 वर्ष के बाद जो मतदाता होंगे द्वारा परीक्षित किया जा सकता है, यानी कि वो देख लेंगे कि 5 वर्ष में वो कैसा काम कर रहे हैं। तो ये भी सही है। तीसरा हो जाएगा, शैक्षणिक योग्यताओं सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कह रहा है कि जो शिक्षा है सही योग्यता शिक्षा की योग्यता है सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो संविधान के अनुसार ये तीनों क्या है? तो सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखते हैं 791 हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। उसी दिन भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। इनमें टोटल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, 792 हो जाएगा, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है?
कह रहा है कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता की आज़ादी होती है, जन पे उत्पीड़क होगा तो वो अपना अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा एक। आगे बढ़ेंगे 793 हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है। तो ये सीटों का आवंटन जो होता है राज्यसभा में, इसका उल्लेख ये चतुर्थ अनुसूची में किया गया, नहीं चौथा अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है, तो जो पूर्वोत्तर राज्य है, चार पूर्वोत्तर राज्य के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया छठी अनुसूची में, जो कि हो जाएगा एटीएम मिजोरम। इसका ठीक हो जाएगा, ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, मिजोरम तो लिखा हुआ है। ये चार राज्य हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसी चार पूर्वोत्तर राज्य के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, तो संवैधानिक जो पद है, संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति हैं उनका वेतन और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। आगे देखेंगे 794 हो जाएगा, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य लिया था। तो स्वतंत्रता के समय जो कह रहा है कि किसने रियासतों को भारत में शामिल करने हेतु मूल जो कर्तव्य निभाए थे, तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के कारण इनको भारत के एकीकरण के पिता भी बोला जाता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 795 है, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है। तो रूसी क्रांति के प्रभाव भारत पे बहुत पड़ा था। रूसी क्रांति जो था 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था और कहेगा इनके मुख्य नेता थे वी एस लेनिन। तो जो रूसी क्रांति है इसका प्रभाव भारत पे बहुत अधिक मात्रा में पड़ा था। तो देखते हैं कथन एक में हो जाएगा, आर.एस. अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ये तो सही है। इसमें किसको दर्शाया गया था, तो लेनिन के जीवन के बारे में या उनके जो कार्य था उनके बारे में दर्शाया गया था। 2 नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा। ये भी सही है। तीसरा हो जाएगा 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होना। ये भी सही है। तो इसमें से 1, 2, 3 तीनों सही था। ऑप्शन हो जाएगा 4, एक से अधिक। देखते हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, एक से अधिक। आगे बढ़ेंगे 796 देखेंगे। 796 में क्या है, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है। भारत के संविधान में कह रहा है कि जो वाक्य है राज्यों का संघ, ये निम्न में से किसे स्पष्ट करता है। तो देखते हैं, भारत में कनाडाई यानी कि भारत में जो कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई थी, ये सही है। क्योंकि भारत के संविधान में जो है संघ, कनाडा के जो संविधान में संघ जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं, कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती है। ये भी सही है। हमारा संघ घटक इकाइयों को किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये भी सही है। तो इसमें से तीनों जो है सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 797 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है। निम्न में से कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है। तो देखते हैं, देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक से स्थानों को सशक्त करना। उसके बाद हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश सुनिश्चित करना। तीसरा देखते हैं, स्थानीय शासनों के लिए और अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना। तो इसमें से तीनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा 798 नंबर है। निम्न में से लोकसभा का कोरम का कौन सा कह रहा है कि निम्न से लोकसभा का कोरम के लिए कौन सा सही है। तो लोकसभा के कोरम के लिए यह सदन की कुल संख्या का 1/10 होता है। ऑप्शन हो जाएगा 2। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।